हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान पाठ्यक्रम से, जो है कि महात्मा गांधी जी का स्वैच्छिक चिंतन से, जो है कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय में हर एक साल अगर आप पेपर से उठाकर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से आपके एक क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में और सेक्शन बी में जो है कि ज़रूर पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या, हम पहले देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का स्वैच्छिक चिंतन का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन है। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षक और पाठ्यचर्या एवं परियोजनवादी पद्धति का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गांधी जी के अनुसार शैक्षिक विचारों का प्रयोग और मूल्यांकन कीजिए। तो गांधी जी से संबंधित में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर्स में बनेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम से, हम उसको पूरा जो है कि कवर करेंगे। और सेक्शन सी और सेक्शन बी के दृष्टिगत इसको तैयार किया गया है। और शुरू से लेकर के अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो शैक्षिक चिंतन से गांधी जी से अगर एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपसे जो है कि छूटेगा नहीं। इसको बहुत ही विद्वती तरीके से तैयार किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ठीक है, इनका जीवन क्या है, इनके जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका बचपन का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे और बड़े धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी माता श्रीमती पुतलाबाई थी, जो बड़ी धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी। महात्मा गांधी पर अपने इस पारिवारिक पर्यावरण का बड़ा प्रभाव पड़ा। गांधी जी को अपने परिवार से वैष्णव धर्म की शिक्षा मिली थी। अपने बचपन में ही इन्होंने मानुस्मृति का पाठ पढ़ डाला था। गीता तो ये नित्य पढ़ते थे। इनकी शिक्षा इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई किए। उस दौरान इन्होंने इंग्लैंड में लाइट ऑफ एशिया पढ़ी थी और श्रीमती एनी बेसेंट का सत्संग किया था। इन सब के आधार पर इन्होंने इनके धार्मिक और दार्शनिक विचार बने। इस पर मूल रूप से इनका जीवन दर्शन गीता पर आधारित है। गीता को एक गीता माता कहते थे। गांधी जी शिक्षा को वह बालक के शारीरिक और आत्मा का विकास करें। गांधी जी का मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य बालक के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास पर बल देते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान बंटवारे के महान समाजसेवक, दूरदर्शी राजनीतिज्ञों को संकीर्ण मानसिकता, मानववृत्ति को ना सहन कर पाने वाले और 30 जनवरी 1848 को नाथूराम गोडसे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी, यह जो है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जो है कि गोली मार करके महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। ठीक, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी का सर्वोदय दर्शन तत्व मीमांसा क्या है। महात्मा गांधी जी सर्वोत्तम दर्शन के तत्व मीमांसा इनका क्या है। ठीक, गांधी जी की गीता को तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे। गीता के अनुसार मूल तत्व दो हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा ईश्वर है, और इनमें ईश्वर श्रेष्ठ है। गांधी जी इस बात को मानते थे कि ईश्वर की श्रेष्ठता दो बातों से स्पष्ट होती है। पहली यह कि यह प्राकृतिक की कण कण में व्यक्त है, परंतु प्राकृतिक ईश्वर में व्यक्त नहीं है। ईश्वर में व्यक्त नहीं है। और इसकी यह कि ईश्वर इस ब्रह्मांड की निर्माण करता और पालन करता है और वही इसका साकार करता है। ईश्वर को एक सत्य रूप में मानते थे। सत्य शब्द से बना है। जो हमारा सत्य शब्द है वह सत्य शब्द से बना है और सत्य का अर्थ होता है अस्तित्व। इसके लिए सत्य का अर्थ हुआ जो अस्तित्व में हो, जो नित्य हो। गांधी जी का विचार था कि ईश्वर अपरिवर्तनशील हैं। आत्मा को एक परमात्मा का अंश मानते थे। इनका मानना था कि परमात्मा सत्य एवं नित्य हैं, तो आत्मा भी सत्य और नित्य है।
अगर परमात्मा जो है सत्य और नित्य है तो आत्मा भी क्या है, सत्य और नित्य है। ये महात्मा गांधी जी ऐसा मानते थे। मनुष्य जीवन को ये दो रूपों में विभाजित किए, पहला भौतिक जगत और दूसरा अध्यात्म जगत। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक के अलावा दूसरे को पूरक नहीं किया जा सकता है। दोनों को जो है कि बिना एक दूसरे के पूरक नहीं किया जा सकता। ये दो विचारों में भाग थे। पहला क्या था, अध्यात्म जगत, और दूसरा भौतिक जगत था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे गांधी जी सर्वोदय दर्शन की ज्ञान और तर्क मीमांसा कैसी थी। गांधी जी ने ज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया, पहला भौतिक जगत और दूसरा अध्यात्म जगत। भौतिक जगत को इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष का विकास बताया, और अध्यात्म जगत को इन्होंने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि सृष्टा तत्व को ज्ञान में रखा है। गांधी जी का मानना है कि मनुष्य को दोनों तरह का ज्ञान होना आवश्यक है। भौतिक जगत के लिए भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक जगत के लिए अध्यात्म का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के जो है गांधी सर्वोदय दर्शन के मूल्य एवं आचार मीमांसा। कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वोदय दर्शन के मूल्य और आचार मीमांसा, तो सर्वोदय जो दर्शन है इन्हीं को कहा जाता था। गांधी जी को ही सर्वोदय दर्शन के मूल्य एवं, इसलिए हमने दोनों वर्ड लेकर के आए। गांधी दर्शन के मूल्य और आचार मीमांसा के बीच में हमने सर्वोदय भी ले लिया। सर्वोदय ही आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे गांधी जी के मनुष्य को आत्मा और मन को शरीर का योग मानते थे, और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है। इसी को ये मुक्ति कहते थे। परंतु मनुष्य को पहले ये अपने भौतिक विकास का एवं अपने को भौतिक अभावों को मुक्त करने पर बल देते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के लिए इन्होंने गीता को आनशक्ति योग का सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। सत्य गांधी जी के लिए साध्य एवं साधन है। साध्य रूप में सत्य वह है जो अस्तित्व में है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। इसको गांधी जी ने सत्य बताया है। गांधी जी का शैक्षिक चिंतन क्या है, हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी जी का शैक्षिक चिंतन क्या है, आपको इसी प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग डाल करके जो है कि लिखना है। अगर आप इस तरह से सुंदर बनावट बनाकर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स अवश्य मिलेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं गांधी जी का शैक्षिक चिंतन क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धर्म एवं समाज सुधारक भी थे। इन्होंने अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धांतिक, संकुचित और शिक्षा प्रधान शिक्षा के सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए थे। शिक्षा जगत में एक शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी शिक्षा को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और किसी वस्तु के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उतना ही आवश्यक मानती थी जितना नवजात शिशु के लिए माँ का दूध होता है। इसलिए इन्होंने समान आयु के बच्चों के लिए निश्चित अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था पर जोर दिए एवं शुरुआती दौरान शिक्षा बच्चों के मातृभाषा एवं निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिए। ये लोग को हस्त कौशल युक्त शिक्षा देना चाहते थे। गांधी जो है कि लोगों को जो है कि हस्त कौशल युक्त शिक्षा देना चाहते थे और लोगों को सुचारू रूप से उन्नति पर बल देते थे। गांधी जी ने अपने इस शिक्षा दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया और उसे बेसिक शिक्षा का नया नाम दिया और अपने शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत किया। गांधी जी का जो है कि शिक्षा के प्रति संप्रत्यय क्या था, शिक्षा का संप्रत्यय क्या था गांधी जी के शब्दों में। ठीक, गांधी जी साक्षरता को केवल शिक्षा नहीं मानते थे। इनके अपने शब्दों में साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ है, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी मनुष्य को शारीरिक, मन, हृदय, आत्मा का योग मानते थे। इनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा को मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहिए। गांधी जी ने शिक्षा के 3 आर्य सिद्धांत अर्थात जो है लिखना, पढ़ना, तार्किक गणना अर्थात गणितीय गणना की शिक्षा को हस्त, मानसिक और हृदय 3HS में बदल दिया। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी ने शिक्षा के 3RS फैक्टर जो था उसको बदला। वो क्या था आपका, लिखना, पढ़ना और तार्किक गणना। इन्होंने क्या किया, उसको बदल करके हस्त, मानसिक और हृदय 3HS में बदल दिया। ठीक,
आगे देखेंगे हम लोग गांधी जी की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। गांधी जी के विचार से मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। यो मुक्ति को इन्होंने बड़े व्यापक शब्दों में लिया है। ये पहले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक मुक्ति की बात करते थे। इनका तर्क था कि जब तक मनुष्य को शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव आदि से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वे आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। उनके निम्नलिखित उद्देश्य थे शिक्षा के प्रति। पहला क्या था, शारीरिक विकास होगा। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह शारीरिक विकास होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, अगर उसके जानकारी रहेगा कि हाँ हम इलाज जो है कि अच्छे डॉक्टर से कराएंगे तो जल्द ठीक हो जाएंगे, इसका मतलब है कि शिक्षा रहेगा तभी वह अपने अच्छे शारीरिक विकास की तरफ ध्यान दे पाएगा। और दूसरा मानसिक और बौद्धिक विकास। तीसरा जो है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पे इन्होंने बल दिया। चौथा जो है सांस्कृतिक विकास पे। और पांचवा जो नैतिक और चारित्रिक विकास पे। छठवां जो इन्होंने वैश्विक विकास पे बल दिया कि वैश्विक शिक्षा प्रत्येक छात्रों को दी जानी चाहिए। और उन्होंने सातवें में अंत में ध्यान दिया कि अध्यात्म शिक्षा जो है कि इन सभी के विकास के लिए जो है कि जरूरी है। गांधी जी के अनुसार जो है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। ठीक, गांधी जी देश के आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे। इन्होंने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए प्रधान पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिए। अपने द्वारा प्रभावित बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक पाठ्यचर्या में हस्त कौशल एवं उद्योग पर अधिक बल दिए। उसके बाद इन्होंने मृत भाषा, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान, स्वस्थ विज्ञान शिक्षा को जो है कि रखा है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए। ठीक, गांधी जी मनुष्य को मन और आत्मा का योग मानते थे। उसके विकास के इन सब का विकास होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति के आत्मा और मन का विकास तभी होगा जब व्यक्ति के पास क्या होगी, शिक्षा होगी। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति इसको विकसित कर सकता है। किसी कार्य को करके सीखना उत्तम ज्ञान है। गांधी जी ने बताया कि किसी कार्य को अगर हम करके सीखते हैं तो हमारे लिए उत्तम ज्ञान होता है। इन्होंने निम्न शिक्षण विधियों पर भी ध्यान दिया। इन्होंने जो है कि निम्न शिक्षण विधियों पर भी ध्यान दिए थे। पहला क्या था कि अनुकरण विधि, और दूसरा जो है कि क्रिया विधि, तीसरा जो है मौखिक विधि, चौथा जो है कि सहसंबंध विधि, और पांचवा जो है श्रवण मनन निधिध्यान विधि। ठीक है, अनुकरण विधि क्या होता है आप इसके बारे में भी थोड़ा लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी बात चल जाएगा, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं इसके बारे में। ठीक, अनुकरण विधि का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बचपन में जब होता है, बच्चे छोटे होते हैं, कक्षा LKG UKG में होता है, तो हम क्या करते हैं उनको रटाया जाता है, दोहरवाया जाता है, अनुकरण विधि से सीखा जाता है। क्रिया विधि करके सीखने की विधि होती है। मौखिक विधि छात्र आपस में बैठे रहते हैं और बातचीत करके, मौखिक होता है प्रश्न उनसे, जैसे पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मौखिक विधि। सहसंबंध विधि, जैसे कुछ इस तरफ से लड़के लड़कियों से प्रश्न पूछें और लड़कियां लड़कों से प्रश्न पूछें, तो इसको हम क्या बोलते हैं सहसंबंध विधि। और श्रवण मनन निधि ध्यान विधि क्या होता है, जैसे प्रसंग होता है, जैसे कोई कथा होती है, कथे की तरह से आए और अध्यापक आपको जो भी कुछ बताना हो बता दें, उसके बाद एक एक बच्चे से करके वे क्वेश्चन का आंसर पूछें, इसको जो है कि हम श्रवण मनन विधि कहते हैं। पहले जो है कि हमारे भारतवर्ष में इसी तरह की शिक्षाएं परंपराएं चलती थी। अगर इतिहास में देखा जाए, रामायण में देखा जाए, तो गुरुकुल वैसी व्यवस्थाएं थी और उस समय इसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाएं दी जाती थी। यह हमारे लिए सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। तो आगे देख लेंगे महात्मा गांधी के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए छात्रों के प्रति। महात्मा गांधी और अनुशासन। महात्मा गांधी जी जो है कि अनुशासन को किस तरह से मानते थे। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि बच्चे के अंदर सच्चा आत्मप्रेरित अनुशासन होना चाहिए। इस प्रकार के अनुशासन के लिए एक दंडात्मक अनुशासन का विरोध करते थे। इनका मानना है कि सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक ही हो सकता है। जो होता है कि बच्चों के अंदर जो है कि सच्चे अनुशासन का विकास तभी हो सकता है, क्या होना चाहिए उसके अंदर प्रभावकता होना चाहिए। अब जो है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इनकी दृष्टि से इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता। एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वह यह कार्य सेवा रूप में स्वीकार करे, उसे अपने बच्चे, मित्र, सहयोगी, प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है। एक सच्चा शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, व्यवसाय के रूप में वह शिक्षा को कभी नहीं करता है,
वह क्या करता है, कार्य सेवा के रूप में, कार्य सेवक के रूप में जो है कि कार्य करता है। आगे देखेंगे गांधी जी के अनुसार जो है कि विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, शिक्षार्थी। ठीक, शिक्षार्थी को तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। गांधी जी विचार से विद्यार्थियों को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी बच्चों के व्यक्तिगत विकास पर पूरी पूरी तरह जोर देते हैं और गांधी जी बच्चों के बचपन से ही बच्चों को मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक बल के विकास पर बल देते हैं। गांधी जी के अनुसार जो विद्यार्थी को संयम के साथ साथ जिज्ञासु होना चाहिए। अब गांधी जी के अनुसार जो है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार विद्यालय, ठीक, विद्यालय के संबंध में भी गांधी जी ने अपने विचार हैं। उनके अनुसार विद्यालय कर्मशालाएं के रूप की होनी चाहिए जहाँ शिक्षा पूर्ण निष्ठा भाषा से शिक्षण कार्य को करें। उनके तथा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। ये विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने पर बल देते हैं एवं विद्यालय में विभिन्न सामुदायिक क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को कार्य करने की सुविधा जो है कि होनी चाहिए। अब गांधी जी की शिक्षा के अन्य पक्ष क्या थे, जन शिक्षा। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोगों को क्या हो कि शिक्षा दी जाए, हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज के व्यक्ति को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, इसलिए जन शिक्षा पर जोर देते थे। स्त्री शिक्षा, ये कहते थे बगैर स्त्रियों की शिक्षा के जो है कि पुरुष की शिक्षा होने के बाद भी जो है कि हम उसी प्रकार से अशिक्षित रहेंगे जब तक हमारे आसपास का माहौल शिक्षक नहीं हो पाएगा। समाज में आप लोग देखे भी होंगे कि जिस परिवार की माताएं पढ़ी लिखी होती हैं उस परिवार के बच्चे क्या होते हैं, अधिक शिक्षित होते हैं। और तीसरा सशिक्षण। सशिक्षा का मतलब होता है सभी जो है कि धर्मों को जो है कि बराबर की शिक्षा लेने की बात करते थे। साथ साथ शिक्षा, लड़की और लड़के जो है कि दोनों को साथ साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने की बात करते थे। व्यावसायिक शिक्षा, गांधी जी जो है कि व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल देते थे कि बच्चों को जो है कि ऐसी शिक्षा दिया जाए कि वे कक्षा 8 तक जाते जाते हस्तशिल्प अर्थात हाथों से जो कुछ उनको बना करके स्वयं आत्मनिर्भर बन सके और व्यवसाय कर सके। धर्म शिक्षा, गांधी जी भी कहते थे कि धार्मिक शिक्षा जो है कि बच्चों को दिया जाए, अपने अपने धर्म के बारे में उन्हें बताया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा, और गांधी जी जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा पर भी विशेष बल देते थे। कहते थे कि हमें मातृभाषा के साथ साथ जो है कि राष्ट्र की भाषा भी सीखनी चाहिए। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है गांधी जी के अनुसार, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में भी। तो यहाँ से देखेंगे बेसिक शिक्षा की रूपरेखा क्या है। पहला, 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा इन्होंने बात किया था। दूसरे पे इन्होंने बात किया था कि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक, दूसरे पर बात किया था शिक्षा का माध्यम मृतभाषा हो, जो शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर पर दिया जाए वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा में जो है कि शिक्षा दिया जाना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि संपूर्ण शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प अथवा उद्योग पर आधारित होनी चाहिए। जो संपूर्ण शिक्षा हो उनको क्या हो, उद्योग और हस्तशिल्प कार्यों पर आधारित हो। चौथा इन्होंने बात किया कि जो है कि शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। जो बच्चे हैं वे अगर शिल्प का चुनाव करना चाहते हैं तो क्षेत्र की जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार और बच्चों की आवश्यकताओं, बच्चों की रुचियों के आधार पर किया जाए। इन्होंने 5वां जो बल दिया, बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनमें आर्थिक लाभ किए जाएं। जो बच्चे वस्तु बनाते हैं उनको क्या किया जाए, मार्केट में उतारा जाए और बेचा जाए, उससे जो लाभ हो, प्रॉफिट को अर्जित किया जाए। और 6वां, तो शिल्पों के शिक्षा इस प्रकार दिए जाए कि उससे बच्चे जीविकोपार्जन कर सकें। 7वां इन्होंने कहा कि शिल्पों की शिक्षा में आर्थिक महत्व के साथ साथ उनके सामाजिक और बौद्धिक वैज्ञानिक महत्व को स्थान दिया जाए। आगे हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन का मूल्यांकन क्या है। महात्मा गांधी जी का शैक्षिक चिंतन एवं मूल्यांकन क्या है। पहले हम लोग गुण देख लेते हैं, उसके बाद अवगुण देख लेते हैं। ठीक, इन्होंने गुण में बताया कि पहला, आध्यात्मिक विकास पर अधिक बल दिए हैं। गांधी जी के द्वारा जो है कि अध्यात्म बल पर अधिक बल दिया गया। दूसरे में आध्यात्मिक विकास से भौतिक विकास नहीं होता है और भौतिक विकास के माध्यम से ही आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। इसके क्या है, अवगुण है। ठीक, दूसरा इन्होंने ध्यान दिया कि स्त्री शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिए हैं। दास शिक्षा और श्रमिक शिक्षा पर इन्होंने बल नहीं दिया, इसके दोष हैं। मृत भाषा शिक्षा पर अधिक बल दिए हैं। मृत भाषा शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। तो इसमें जो है कि मृत भाषा प्रत्येक स्थान पर भाषा नहीं होती है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भाषाएं और बोलियां होती हैं।
व्यावसायिक और कौशल शिक्षा पर बल दिया गया है बचपन से ही बच्चों पर। बाल अवस्था में श्रम कानून अपराध है। ठीक, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा जो लेक्चर आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपके जो है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन ले आएंगे जो हर वर्ष परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा जो है कि लेक्चर आदर्शवाद का नहीं देखा है तो आप जा करके जो है कि प्ले लिस्ट में बीएड एग्ज़ाम 2022 करके एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। आदर्शवाद से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक हैं उन टॉपिक को हमारे चैनल के माध्यम से कवर किया गया है। और आपको अगर लगता हो कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या करिए, उसको कमेंट कर दीजिएगा। हम वहाँ से जो है कि आपके क्वेश्चन का जो है कि सलूशन प्रोवाइड कर देंगे वीडियोस बना करके। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के पास शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।